एक प्राइवेट बैंक से लोन लेने में और एक सरकारी बैंक से लोन लेने में एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस में एक कस्टमर के लिए क्या डिफरेंट होता है? वाई डू पीपल प्रेफर टू टेक लोन फ्रॉम SBI? ऐसा क्या रीजन है? अगर भैया सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम है, प्री पेमेंट क्लॉज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो SBI की का ठप्पा किसी प्रॉपर्टी से लगने से लोगों का विश्वास क्यों बढ़ जाता है? आपका जब मैं एक प्रॉपर्टी बिल्डर से खरीदने जा रहा हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदने जा रहा हूँ, जब मैं बिल्डर से खरीदने जाता हूँ तब तो मेरा बैंक लोन बड़े आराम से हो जाता है। जब मैं रीसेल में प्रॉपर्टी लेने आता हूँ या मैं ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस केस में बैंक की चेकलिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? तो लोन एप्लीकेशन से लेके जब तक DD बनता है उसके बीच में बैंक का पूरा इंटरनल प्रोसेस क्या समझ है? ये कई बार ना लोग फंस जाते कि यार मेरा सैंक्शन लेटर तो आ गया लेकिन मेरा अभी तक चेक नहीं बना। सर ये एक चीज होती है लोन कवर टर्म अश्योरेंस प्लान। यस सर, यस। क्या ये क्या चीज होती है और क्या ये हमें लेनी चाहिए? मतलब जैसे कि मेरी 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख सैलरी का आधा हो गया 50,000 इंटू 100 हो गया 50 लाख। तो मतलब 1 लाख वाली सैलरी वाले को मोटा मोटा 50 लाख लोन मिल जाता है। कैलकुलेशन सही है? हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं अपनी गेस्ट पॉडकास्ट सीरीज के साथ, जहां पर कि आज हम लोग एक होम लोन्स के ऊपर मास्टर क्लास अटेंड करेंगे हमारे उन सीनियर कॉलीग के साथ जिनको मैं मे बी 2-3 साल पहले मिला था। और इनके थ्रू ही आज की डेट में हमारे सारे के सारे होम लोन्स प्रोसेस हो रहे हैं। He has worked with the largest bank in India for over 35 years before taking VRS. आज की डेट में अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस चला रहे हैं। वेरी वेरी सीनियर पर्सन, और आज हम इनसे बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर एड्यू, लेट मी वेलकम टू द शो टुडे मिस्टर सुनील पावा। कैसे है पावा जी? थैंक यू बहुत। और बताइए सर, बहुत अच्छा लगा आप आए। मैं बड़े दिनों से सोच रहा था आपके साथ ये सेशन करने का, बिकॉज वैसे तो 2-3 साल से जब से आपसे मिल रहा हूँ तो काफ़ी चीज़ें हमारी भी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती गई है होम लोन्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में। आपने कई हमारे पेचीदा केस भी सॉल्व करवाए हैं, सारे टाइप के क्लाइंट्स आपने हैंडल करे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले तो पावा जी, आपने VRS कब लिया था? सर मैंने 2019 के एंड में लिया था, दिसंबर में। ओके। और अभी पिछले 4-5 साल से क्या कर रहे हैं? पिछले 3-4 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी एक कंपनी बनाई है K3M हाउसिंग सॉल्यूशंस के नाम से, जो NCR में हम होम लोन भी कर रहे हैं, बिजनेस लोन भी कर रहे हैं, मॉर्गेज लोन भी कर रहे हैं, पर्सनल लोन भी कर रहे हैं, सारे टाइप के। बट आई एम श्योर कि आप बैंकिंग में आपका इतना लंबा हिस्ट्री है, तो होम लोन्स पे तो आपने आई एम श्योर काफ़ी सारे केसेस करे होंगे। तो मतलब सर, आज के पॉडकास्ट में ना हम बेसिकली कुछ बेसिक बातों पे बात करेंगे जिनके बारे में आई एम श्योर कोई भी फर्स्ट टाइम होम बायर है उसको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के दोबारा लोन लेने के चक्कर में है, लैप लेने के चक्कर में है, तो बैंकिंग से रिलेटेड, होम लोन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आज हम लोग आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पावा जी, बेसिक चीज़ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मतलब ना, एक अगर मेरे को होम लोन लेना है तो उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब ना कि मैं अगर आपके पास आया, मान लो आज मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे को होम लोन लेना है, तो मैं आपके पास आया, तो सबसे पहली क्या चेकलिस्ट, मतलब क्या मेरे पास बेसिक चीज़ें होनी चाहिए? आप मेरे से क्या 5 बेसिक सवाल पूछो। देखिए, सबसे पहले तो आपका इनकम का देखा जाएगा, आपका वो जॉब देखा जाएगा, ऑक्यूपेशन क्या है, आप सर्विस करते हैं, बिजनेसमैन है, तो बेसिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट देखी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम इसको वो करते हैं, एलिजिबिलिटी कितनी बनेगी आप। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा पावा जी कि मान लो मैं किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी में, IT कंपनी में नहीं काम करता, मान लो मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन मेरी मतलब ना, मान लो साल की मैं अपना फाइल करता भी हूँ इनकम 30 लाख 40 लाख, लेकिन कई बार मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी जिसका मान लो 25 लाख का पैकेज है, उसको मेरे से ज़्यादा लोन मिल जाता है। तो ये प्रोफाइलिंग के बारे में थोड़ा सा बड़ी बेसिक चीज़ है। मैं अभी बेसिक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, क्योंकि 2 तरह का लोन होता है। एक हम देते हैं सैलरीड पर्सन को, एक होता है बिजनेसमैन के लिए। पहले हम आते हैं सैलरीड पर्सन के हिसाब से, क्योंकि सैलरीड पर्सन के हिसाब से हम देते हैं उसकी नेट सैलरी, जितनी उसकी नेट सैलरी आती है उसका कुछ परसेंटेज होता है। अगर हम लेके चलते हैं लोन टू वैल्यू, यानी प्रॉपर्टी कितनी वैल्यू का हम लोन दे सकते हैं,
जी। अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अगर उसका 1 करोड़ से नीचे तक का हमने लोन देना है तो उसका 80% लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80%। अगर 1 करोड़ से कम का लोन बन रहा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का लोन बन रहा है तो 75% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू देते हैं। राइट। ठीक है। और इस केस में एक चीज़ और भी है, जो वो है कि अगर प्रॉपर्टी रीसेल की है, हम रीसेल में परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें क्या है कि एग्रीमेंट टू सेल वैल्यू का हम 90% देते हैं और मार्केट वैल्यू का हम 75%, विच एवर इज लेस। उन दोनों में से जो कम होता है हम उसको कैलकुलेशन में लेते हैं। ये तो हो गया नंबर 1, वैल्यूएशन हम करते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से। अब सेकंड पॉइंट आते हैं कि आपकी इनकम के हिसाब से कैसे हम उसको कैलकुलेट कर। देखो, इनकम के हिसाब से क्लियर है कि आपकी इनकम का 65% से लेके 70% तक का हम लोन दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 30 से 35% तक सरप्लस आप घर ले जा सकते कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 लाख रुपए मेरी नेट इनकम है, हाँ, तो आप मेरे को 75,000 रुपये महीना में आपको EMI दे सकता हूँ। बिल्कुल। 65 से लेकर 70 उसकी एलिजिबिलिटी भी हम आगे जाके कैलकुलेशन भी करेंगे। अगर 1 लाख की मेरी सैलरी है और मेरा कोई, मान लीजिए एक बार के लिए मानते, कोई होम लोन, कोई पर्सनल लोन नहीं है, तो 1 लाख की सैलरी वाले का जो मेरे को बताया गया था कि भाई आप अपनी सैलरी को हाफ कर लीजिए, उसको इंटू 100 कर लीजिए। मान लो जैसे कि मेरी 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख सैलरी का आधा हो गया 50,000, 50,000 इंटू 100 हो गया 50 लाख। तो मतलब 1 लाख वाली सैलरी वाले को मोटा मोटा 50 लाख लोन मिल जाता है। ये कैलकुलेशन सही है? नहीं, 50 से ज़्यादा मिल जाता है। अगर 1 लाख की कैलकुलेशन में जाएंगे तो 1 लाख की डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, क्योंकि टेन्योर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर टेन्योर 15 साल का है, 20 साल का है, मैक्सिमम बैंक जो लोन देते हैं 30 ईयर्स के लिए देते हैं। राइट। और जो रीपेमेंट जो है 70 ईयर्स के पहले हो जानी चाहिए, अप टू 70 ईयर्स तक। ठीक है। अब इस केस में अगर जितना टेन्योर कम होगा उतना ही एलिजिबिलिटी कम बनेगी, जितना टेन्योर ज़्यादा होगा एलिजिबिलिटी उसी हिसाब से ज़्यादा बन जाएगी। अगर हम लेके चलते हैं 20 साल का लेके चलते हैं, तो अब उसका क्या होगा, जो आपकी 1 लाख की सैलरी है उसका हम 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 20 साल की एक EMI आती है, हम सपोज लेते हैं 868 की आती है, तो उसको डिवाइड कर देंगे उससे, तो जो एलिजिबिलिटी वो एलिजिबिलिटी आती है। इसको थोड़ा दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लो आप ये बोलते हो कि 1 लाख रुपए के ऊपर आप 868 रुपए की EMI महीने की मानते हो। 1 लाख रुपए पे, तो 50 लाख के ऊपर क्या हो गया फिगर? मान लो मोटा मोटा वही 45 लाख के आसपास, 40 से 45 लाख रुपए हो गया। तो मैं तो वही 50 लाख ही आपको बोला, तो 45 लाख के आसपास आपका वो EMI बनेगी, नट लोन का अमाउंट ज़्यादा बनेगा। लोन का अमाउंट आपका 65 लाख के लोन के लिए आपकी EMI जो है वो ज़्यादा बनेगी, यानी अमाउंट कम हो जाएगा EMI का। और इसमें सर एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जैसे एक हम सिंपल कैलकुलेशन लेते हैं कि मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। ठीक है। 1 करोड़ रुपए का लोन लिया मैंने 10 साल के लिए लिया। ठीक है। किसी ने 15 साल के लिया, किसी और ने 20 साल के लिए लिया। तो ये तीनों केसेस में किस केस में मेरा कितना आउटफ्लो होगा इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं इंटरेस्ट, ये मैं कैसे कैलकुलेट? देखिए, ये आपके ऊपर कंफर्ट्स के ऊपर है कि आप कितना लोन कितनी जल्दी रीपे कर देते हैं। नहीं, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूँ कि तीनों केसेस में अगर मेरे को समझना है तो इंटरेस्ट पार्ट में मोटा मोटा कितना फर्क आया? इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहता है, चाहे आप 15 ईयर्स के लिए लेंगे या 20 ईयर्स के लिए लेंगे। वो बात अलग है कि जो इंटरेस्ट आपने पे करना है वो 15 साल के लिए दोगे, वो 20 साल के 5 साल के लिए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 15 साल में रीपेमेंट होगा तो आपको 15 ईयर्स के लिए देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। नहीं, बट मोटा मोटा अगर मैं एक देसी भाषा में आपको बोलूं कि भैया मैंने 10 साल का लोन लिया, बाबा जी आपने 20 साल का लोन लिया, तो आप में से डबल इंटरेस्ट दे दोगे? ये मान लेता हूं। नहीं, डबल इंटरेस्ट नेचुरली आपका पैसा पड़ा 20 साल के लिए, तो आप तो इंटरेस्ट तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा ना। आपने 10 साल में रीपेमेंट कर दी उसकी, आपने जल्दी रीपेमेंट कर दी, आपको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ा। अगर आप उसको 30 साल के लोगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उस हिसाब से बन जाएगा। देखिए, आप मोटा मोटा बताता हूँ, अगर एक 20 साल के लिए हम लोन लेते हैं, हमें 868 रुपये की EMI बनती है 1 लाख। आपने 15 साल आपने 1 करोड़ का लोन ले लिया, 86,800 रुपये आपकी EMI बनती है। ठीक है। आपने 15 साल के लिए हो सकता है 9,500 की, यानी 93,000 की पड़ेगी। तो आपने 15 साल 93,000 के हिसाब से किया, 20 साल 83,000 के हिसाब से किया। अब दोनों का कैलकुलेशन कर लो, आपको कंफर्ट्स आता है कि मैं 15 साल में रीपेमेंट कर देता हूँ, आप 15 साल में रीपेमेंट कर दो। वो तो डिपेंड आपके ऊपर है, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, आपको उसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। कि होम लोन लेने के लिए मेरे को क्या डॉक्यूमेंटेशन बैंक को देनी होगी? मान लो मेरे को लोन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लोन की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो बैंक मांगता है? ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इसमें क्या होता है कि 2 चीज़ें हैं। हम अगर पहले सैलरीड का लेके चलते हैं, सैलरीड पर्सन के लिए देखो दोनों केस में, चाहे बिजनेसमैन है सैलरीड पर्सन है, KYC तो देनी ही पड़ती है। ठीक है। KYC उसके जरूरी है, 40 जरूरी है। और उस केस में क्या होगा, सैलरीड पर्सन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 2 साल की फॉर्म 16 चाहिए होता है, 3 महीने की
लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए होती है और 1 साल की अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए उसकी जिसमें सैलरी आती है और 1 साल की स्टेटमेंट चाहिए अगर कोई लोन चल रहा है तो उसकी चाहिए। मेन बेसिक चीज़ यही है जो हमें चाहिए। और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, चेन ऑफ द प्रॉपर्टी जो परचेज करें उसके लिए हमें वो चाहिए। तो फ़र्क इतना है कि अगर हम बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के केस में सैलरी स्लिप होती नहीं है, तो उस केस में क्या चाहिए, उसको 3 साल की ITI चाहिए, कंप्लीट चाहिए। और उसके अलावा वही सेम बाकी 1 साल का पूरा वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चाहिए, लोन अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए, बेसिक ये चाहिए। GST है तो GST की वो चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए बेसिकली। और इनका वो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, तो सारी चीज़ें चाहिए, ये बेसिक ही। और मतलब एक इसमें बेसिक क्वेश्चन सर एक और आ जाता है कि मतलब ना मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ना कि वो अगर उनको कोई प्रॉपर्टी रीसेल में मिल रही है, बुकिंग बिल्डर से डायरेक्ट लेने के बजाय रीसेल में सस्ती मिल रही है, तो भी लोग घबरा जाते हैं। रीसेल की ट्रांजैक्शन से ना लोग डरते हैं, लोगों को लगता है कि नहीं बिल्डर से डायरेक्ट डील करो, मतलब ना हमें कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो एक बेसिक मतलब ना अगर आप देखें किसी भी प्रॉपर्टी की मेरे को अगर लीगैलिटी चेक करनी है तो आप मुझे बता दीजिए, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हो या रेडी टू मूव हो या रीसेल में हो या बुकिंग में हो, प्रॉपर्टी के कौन से 5-7 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको मुझे चेक करना जरूरी है? बिल्कुल ठीक है। इस केस में हम 2 तरह से लेते हैं। एक तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो बिल्डर के डायरेक्ट आती है। देखिए बैंक जो है बिल्डर की डायरेक्ट प्रॉपर्टी को नहीं करते, सब्जेक्ट टू कि जो अगर उनका प्रोजेक्ट वो अप्रूव हो तो टाई है तो ठीक है। उस केस में बैंक जो देखता है अगर टाई अप है उसमें सबसे पहले बैंक का होता है अलॉटमेंट लेटर जो बिल्डर देता है। सेकंड नंबर पे बिल्डर बाय एग्रीमेंट देगा और जिप्पी उसे पेमेंट करके उसकी रिसीट देगा। मेन चीज ये 3 डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी बैंक ने करवा रखा है, सच वो बैंक ने सब चेक कर रखा है, तो ये इजी हो गया है। अगर रीसेल में लेनी है प्रॉपर्टी, रीसेल में बैंक क्या देखता है, रीसेल में चेन ऑफ द प्रॉपर्टी, चेन ऑफ द प्रॉपर्टी अगर आप बिल्डर से ले रहे हो, बिल्डर से अलॉटमेंट लेटर आ गया, वही बिल्डर बाय एग्रीमेंट हो गया, पेमेंट रिसीट्स अगर अवेलेबल है वो हो गया। उसके बाद जो पहली होती है कन्वेंस डीड होती है जो करता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो आपकी सेल कन्वेंस से पहले भी रीसेल हो जाता है, वो पहले रीसेल हो जाता है। तो वो बैंक आजकल नहीं करते, वो सिर्फ वही करते हैं टाई अप वाला। तो उससे पहले ऐसा जो इंडोर्समेंट वाला केस होता है जिसको बोलते हैं, उस केस में बैंक हाथ नहीं डालता। उसमें अगर आपने करवाना होगा तो कुछ थोड़े बहुत NBFC है तो करते हैं, जो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा। नहीं पर अगर मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, जैसे मान लो मैं HDFC हूँ, मेरा IREO सबाना मेरे उसमें आता है, मैंने IREO पे प्लॉट ले रखा है, आज रजिस्ट्री आ गई, मैं रजिस्ट्री से पहले आपको बेच रहा हूँ, तो आपके नाम पे मैं हाउस कर दूंगा तो आपको तो HDFC लोन दे देगा ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ऑलरेडी लोन चला हुआ है उसका, तो ऑलरेडी अगर लोन नहीं चला हुआ तो हाँ उस केस में हो जाएगा। लेकिन उसमें भी उसका ये देखा जाएगा कि उसका OC आया कितनी दूर पर रह रहा है, OC भी आया है नहीं आया। अगर OC आया तो वेल एंड गुड है, क्योंकि OC आएगा तो रजिस्ट्री के टाइम आपको बैंक नहीं। बट पावर जी इसमें तो बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 5-5, 6-6 साल बनते हैं, वो प्रॉपर्टी लॉन से लेके पोजीशन तक 5 बार ट्रेड आती है और कई बार लोग उसमें देखिए पहले क्या था, पहले बैंक लोन देते थे, अब नहीं देते। इंडोर्समेंट के केस में सिर्फ वही देते हैं जो उनका अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं देते। वो अप्रूव प्रोजेक्ट दे देता ना, अप्रूव प्रोजेक्ट दे देते हैं। बाकी OC के बाद तो आप किसी भी किसी बैंक से लेते हो, OC के बाद रजिस्ट्री के टाइम जब रजिस्ट्री के बाद आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। अच्छा अब सर एक लेमैन की भाषा में, मतलब क्रू वाले भी बैठे हैं, इनको भी मतलब ना ये चीज समझ में आएगी कि मतलब ना आज मैंने लोन के लिए अप्लाई किया, बिल्कुल ठीक है, और मान लीजिए 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में मेरा एक लोन अमाउंट का मेरा DD बन के तैयार हो गया, जो बैंकर ने ट्रांसफर वाले दिन दे दिया। तो लोन एप्लीकेशन से लेके जब तक DD बनता है उसके बीच में बैंक का पूरा इंटरनल प्रोसेस क्या समझते हैं? ये कई बार ना लोग फंस जाते हैं कि यार मेरा सैंक्शन लेटर तो आ गया लेकिन मेरा अभी तक चेक नहीं बना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप हमें तसल्ली से समझें। देखिए सर, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे, कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं, कुछ बैंक फिजिकल देते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको चेकलिस्ट बताई है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप बैंक में दोगे वन टाइम। सपोज करो आपने वन टाइम दे दिए, डिले क्यों होता है उसका रीज़न ये होता है कि वन टाइम सारे डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, क्योंकि कुछ इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, तो वो पूरे जब तक टाइम से नहीं मिलेंगे तब तक नहीं होगा। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है, उसके बाद बैंक में सबमिट होते हैं, ऑनलाइन होंगे। उसके बाद उसे बैंक के कई प्रोसेस हैं। पहले बैंक उस प्रॉपर्टी लीगल भी करवाएगा, उसकी वैल्यूएशन भी निकलवाएगा, और प्री सेंक्शन सर्वे होता है, प्रॉपर्टी का भी होगा, और जो बंदा ले रहा है कस्टमर उसका भी होगा, उसके घर का भी होगा, उसके ऑफिस का भी होगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिसमें वो जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद लोन बैंक सेंक्शन करता है। और जो पहले जो बैंक लोन दे देता है वो उसको बोलते हैं प्री अप्रूवल लोन। उसके अंदर क्या होता है, बैंक आपकी सिर्फ एलिजिबिलिटी के
टर्म एंड कंडीशन डाल के लोन देता था, जिसके अंदर उसमें लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू लीगल वैल्यूएशन वगैरह जो सब कुछ भी सब्जेक्ट टू क्लियरेंस। क्लियरेंस पे। तो एक साल बस सर कई बार होता है कि लोग अपना लोन सैंक्शन लेटर अप्रूव करवा के रख लेते हैं कि भैया मुझे पता चल जाए मेरे को इतने की प्रॉपर्टी मिल सकती है, उसके बाद प्रॉपर्टी लेने निकलते हैं। तो जो सैंक्शन लेटर होता है इसकी क्या वैलिडिटी होती है? इसका सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी 3 महीने तक की होती है, कई 3 महीने भी करते हैं, कुछ बैंक ऐसे में 6 महीने भी करते हैं। उसके बाद अगर इसको दोबारा से रिन्यू करा, कुछ हाफ प्रोसेसिंग फीस लेके उसको दोबारा रिन्यू कर देते हैं। ऐसा ओके। और उसके बाद सर क्या कहते हैं ना, एक चीज और कि मेरे को सर मतलब ना ये एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है कि आपका, जब मैं एक प्रॉपर्टी बिल्डर से खरीदने जा रहा हूँ और मैं एक प्रॉपर्टी रीसेल में खरीदने जा रहा हूँ, जब मैं बिल्डर से खरीदने जाता हूँ तब तो मेरा बैंक में बड़े आराम से हो जाता है। जब मैं रीसेल में प्रॉपर्टी लेने आता हूँ या मैं ऐसी प्रॉपर्टी जो कि जिसकी रजिस्ट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसके इसमें बैंक की चेकलिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? नहीं, देखिए चेकलिस्ट क्यों लंबी, चेकलिस्ट लंबी नहीं होती। इसमें सिर्फ एक फ़र्क है कि अगर आप बिल्डर से लेने जाते हैं, बिल्डर का बैंक का टाई अप होता है, उसके लीगल सारे डॉक्यूमेंट्स वैल्यूएशन सब बैंक ने ऑलरेडी चेक कर लिए होता है, वन टाइम चेक कर लेता है। लेकिन आप रीसेल में लेने जाते हैं तो उसमें बैंक इंडिविजुअल चेक करता है। जिस यूनिट की आप लेने जा रहे हैं उसी यूनिट की आपकी वैल्यूएशन होगी, उसी यूनिट की आपकी लीगल होगी, तो इसीलिए उसमें टाइम लगता है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वही है, सेम है, जो उसमें लगने हैं वही सेम उसमें लगने हैं, बस ये लीगल का जो है इशू ही आता है और वैल्यूएशन का इशू आता है। तो इसमें सर एक क्वेश्चन और बड़ा आता है कई बार कि मतलब आपको पता है आजकल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में कई बार डेल्टा कंपोनेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो कई बार डेल्टा कंपोनेंट के चक्कर में जो सेलर होते हैं, जब तक उनको मतलब ना एडिशनल पेमेंट नहीं मिल जाती तब तक वो एटीएस पे साइन नहीं करते। अब एटीएस पे साइन करे बिना कई बार बायर साइन करके दे देता है, कई बार बैंक मान जाते हैं, कई बार बैंक बोलते नहीं जी हमें सेलर का वो चाहिए। तो इसमें कोई आरबीआई का मैंडेट नहीं है कि मतलब ऐसा कि किस केस में, मतलब जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे ग्रे मार्केट भी होती है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में, तो उस ग्रे मार्केट को ध्यान में रखते हुए मेरा जो बैंक के पास मेरा व्हाइट वाला एटीएस है वो एक बंदा साइन करेगा, 2 बंदे साइन करेगा, मतलब ना किसको लेके कई बार ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोग। देखिए इसमें सिंपल सा तरीका है कि आप बैंक से जो भी आप एग्रीमेंट से जो एक्चुअल करेंगे, हम दूसरा पोर्शन नहीं ले रहे, जितने की आपकी रजिस्ट्री करवानी है लीगल अमाउंट है उसका एटीएस आपको बना के दे दीजिएगा। सेलर के साइन करवाने की जरूरत नहीं होती, वो सेलर के साइन तब करेंगे जब डीडी देंगे, उससे पहले आपको वो सेलर के साइन करवा के देंगे तभी डीडी मिलेगा उसी थी। नहीं, लेकिन कई बार क्या कहते हैं कुछ लोग इंसिस्ट करते हैं कि भाई जब तक सेलर के साइन नहीं होंगे तब तक बैंक बोलता है कि मैं डीडी नहीं निकाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैक्सिमम बैंक ऐसा नहीं करते, कोई 1-2 करते होंगे तो बात अलग है, वैसे मैक्सिमम नहीं करते। ओके। और उसके अलावा सर एक चीज और बड़ा बेसिक क्वेश्चन जो आता है हमारे दिमाग में कि ये इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये सब पूरा जो इंटरेस्ट वाला जो पूरा हमारे लिए आप खिचड़ी है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखिए सर, इंटरेस्ट रेट 2 तरह का है, फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट। फिक्स रेट तो अब आजकल है ही नहीं, ऑलमोस्ट नहीं। फिक्स रेट वो होता है जो फिक्स अमाउंट है, फिक्स रेट ही है, वो एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट तय हो गया और लास्ट तक वही रहेगा। तो आज की डेट में फिक्स कोई भी बैंक कहीं नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब आता है फ्लोटिंग रेट। फ्लोटिंग रेट वो होता है जो रेपो रेट चेंज होती रहती है तो उस हिसाब से बदलता रहता है। प्लीज आप ऑडियंस रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिस पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। जैसे कमर्शियल बैंक यानी सरकारी या प्राइवेट बैंक आपको लोन देते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ऐसे ही बैंक जो है आरबीआई से लोन लेते हैं, जो वो रेट होती है वो रेपो रेट होती है। वो इनके कंपैरिजन में कम होती है, उसके ऊपर जो मार्जिन होता है वो बैंक का नेचुरली वो बैंक अपना मार्जिन कमाता है। लेकिन पावर जी कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने लोन लेने गया, मेरे को अभी वैसे इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? लगभग यही चल रहा है 8.30 8.50 के आसपास। 8.30 से 8.50। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें वेरिएशन क्यों आती है? जैसे ना मैं एक लोन लेने गया, एक सेम लोन के लिए मेरे को जी HDFC ने क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ कि HDFC ने मेरे को उसमें इंटरेस्ट रेट ऑफर किया 8.4%, ठीक है, और किसी ICICI ने मेरे को ऑफर कर दिया 8.35%, ठीक है। HDFC बैंक नहीं, मेरे को ऑफर करी है 8.4%, मेरी वाइफ अप्लाई करने गई, उसको दे दिया 8.35%। तो ये इसके बीच में ये गैप क्यों होता है? देखिए इसमें बैंक की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, वो बैंक अपने हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं।
रेपो रेट जो हो गया उसके बाद रेपो रेट कम हो गई, बैंक के ऊपर अब अपने ऊपर है कि कितना रेट कम करना है कितना नहीं करना है। वो बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसी होती है जिसके ऊपर वो कम भी करते हैं, कोई ज़्यादा कम कर देता है फंड्स के हिसाब से, कोई कम कर देता है। बस मेन तो बिजनेस कंपटीशन है बिजनेस का। तो एक और चीज़ सर, बड़ी बेसिक चीज़ जो मेरे को लगती है, मतलब ना मैं एक लोन्स को लेके 2-3 आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर, एक तो मैंने होम लोन ले लिया नॉर्मल घर खरीदने के लिए, एक मैंने लोन ले लिया जिसमें मैंने प्लॉट खरीद लिया लोन लेके, एक मैंने लोन ले लिया जिसमें मैंने लोन लिया प्लॉट खरीदने के लिए भी, प्लॉट की कंस्ट्रक्शन के लिए भी, फिर एक मैंने लोन ले लिया जिसको बोलते हैं होम इम्प्रूवमेंट लोन, कि भैया मेरे को अपने घर पे एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना है या एक एक्स्ट्रा कमरा बनाना है या घर में कुछ पुराना वेरिएंट है तो मेरे को घर को अपग्रेड करना है, ठीक है। तो और इसके अलावा और भी कोई टाइप के होम लोन होते हैं सर? हाँ जी, इसके अलावा एक टॉप अप लोन और होता है। हाँ, टॉप अप लोन। टॉप टॉप अप लोन क्या होता है सर? टॉप अप लोन क्या होता है? टॉप अप लोन ये होता है कि अगर आपने बैंक से लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, एक कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि मेरे को और पैसे की जरूरत है क्योंकि सेम प्रॉपर्टी में दोबारा होम लोन तो मिलेगा नहीं, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए बैंक टॉप अप लोन देता है। टॉप अप लोन में क्या होता है कि जब आपने पहले लोन लिया, सपोज करो उसकी वैल्यू 1 करोड़ थी, 1 करोड़ का आपको 75% बैंक ने 75 लाख लोन दे दिया। अब लगता है 1 साल बाद आपको लगता है कि मेरे को तो 20 लाख और लोन चाहिए। अब प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू सपोज करो 1.5 करोड़ होगी, तो 1.5 करोड़ का 80% 1 बन गया, पहले 75 ले रखा था आपने। जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपके सब्जेक्ट तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो वो बैंक आपको देते हैं उसको टॉप अप, राइट, उसको आपको एकोमोडेट करने के लिए कि आपको फ्यूचर की अगर कोई जमा। और सर मतलब अगर मान लीजिए सर, मैं एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि मैं अगर लोन लेता हूँ अपार्टमेंट के लिए और प्लॉट के लिए या कमर्शियल के लिए, क्या तीनों में इंटरेस्ट रेट सेम होता है? नहीं सर, इसमें क्या होता है, प्लॉट्स के लिए कुछ बैंक एक्स्ट्रा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। कुछ बैंकों का होम लोन और प्लॉट का लोन सेम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। बिजनेस लोन जो रहता है वो अलग होता है, वो अलग कैटेगरी में आता है, वो इसमें नहीं आता, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है। हाँ, मेरा वो क्वेश्चन एक वही था कि सर, एक मैंने आपसे सर मान लो मैंने प्लॉट लिया 1 करोड़ का, उस प्लॉट के लिए मैंने आपसे 50 लाख का लोन लिया, उसके बाद मेरे को 50 लाख का लोन चाहिए कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी, तो जो कंस्ट्रक्शन वाला लोन है और जो प्लॉट खरीदने वाला जो लोन है, दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम होगा? अलग? बिल्कुल सेम रहेगा, मर्ज हो जाएंगे, एक ही सिंगल होम लोन बन जाएगा। ओके, और जो आपके टॉप अप वाले लोन है या होम इम्प्रूवमेंट वाले लोन है, उन केसेस में वो अलग काउंट होता है, टॉप अप अलग काउंट होता है। टॉप अप पार्ट होता है पर्सनल लोन कहलाता है उसको। ओके, होम लोन का ही सिक्योरिटी के अगेंस्ट पर्सनल लोन ही बोलते हैं उसको, टॉप अप लोन। और सर, अगर मेरे को अपने घर में एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना है या मेरे को बाथरूम तोड़ के बनवाना है या मेरे को मेरा घर पुराना हो गया, मेरे को घर का 20-25 लाख रुपए खर्च करके इंटीरियर्स करना है, उस केस में रिपेयर रेनोवेशन के लिए बैंक लोन देता है। तो उसका इंटरेस्ट जो होता है वो होम लोन है 10 से ज्यादा होता है? होम लोन वाले ही। होम लोन वाले ही। अच्छा, एक चीज और सर, कई बार मतलब ना हम लोगों ने कई बार ये चीज नोट करी है कि जो लोग मिडिल क्लास वाले कई बार घर लेने जाते हैं तो घर लेते लेते एंड में इतने हिडन चार्जेस या एडिशनल चार्जेस उनके पास आ जाते हैं, तो कई बार पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब शायद जो कन्वेंस डीड का पैसा है वो भी आप लोन ले सकते हो बैंक से। नहीं, ऐसा नहीं है, कन्वेंस डीड का कोई पैसा बैंक लोन नहीं देता। अच्छा, वो टोटल ओवरऑल ही बनता है, उसके अंदर लोन की जो एलिजिबिलिटी बनती है उससे ज़्यादा नहीं मिलता। कन्वेंस डीड या रजिस्ट्री के लिए कन्वेंस डीड जैसे मान लो मैंने आज सर मान लो आपसे लोन 1 करोड़ का फ्लैट लिया, ठीक है, 1 करोड़ मान लो 2 करोड़ का फ्लैट लिया, वो 2 करोड़ तो फ्लैट तो बनेगा 4 साल में। अब 4 साल में जब उसका पोजेशन आया तो मैंने पहले आपसे 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में मान लो 1.5 करोड़ का लोन ले रखा था, ठीक है। अब मेरे को क्या कहते हैं, जो 8-10 लाख 12 लाख रुपए मेरे को जो रजिस्ट्री के देने हैं, मेरे को वो वाली फंडिंग भी चाहिए, तो उस केस में फिर वो टॉप अप होगा लोन? नहीं, टॉप अप लोन जो होता है ना, जनरली टॉप अप लोन होता है जो जिसकी रजिस्ट्री हो जाती है उसके बाद होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में टॉप अप लोन नहीं मिलता। नहीं, बट मेरे को कोई बोल रहा था कि घर में इंटीरियर्स के नाम पे या किसी और चीजों के नाम पे वो क्या तो थी, वो एक बार समझा। फर्नीचर फिक्सचर के नाम से होता है वो लोन मिल जाता है, रिपेयर रेनोवेशन फर्नीचर फिक्सचर के नाम से लोन मिल जाता है, वो पार्ट ऑफ द होम लोन ही अलग। तो बेसिकली होम लोन में मैं 10-20 लाख रुपए ऊपर अपना, अगर तेरी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी है तो वो चीजें भी मैं चेक कर सकता हूँ। अच्छा सर, आपका मतलब पीएसयू में इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है और आज की डेट में आप प्राइवेट बैंक्स के साथ भी मतलब आपने मतलब HDFC वगैरह के भी केसेस करवाए हैं, तो मेरे को सर आप ये बताओ कि एक लेमैन की भाषा में एक प्राइवेट बैंक से लोन लेने में और एक सरकारी बैंक से लोन लेने में एज अ कस्टमर एक्सपीरियंस और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस में एक कस्टमर के लिए क्या डिफरेंट होता है? देखिए, इसमें मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। सरकारी बैंक की रेपुटेशन का है कि रेपो अच्छी होती है। प्राइवेट बैंक का जो है रेपो अब तो फिर भी ठीक हो गई है, पहले के मुकाबले ठीक हो गए हैं,
दूसरा ये जो होता है कि सरकारी बैंक में ना बंदों का एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई ये अगर हम यहाँ से लोन ले रहे हैं, हमारी लीगल भी ठीक ढंग से चेक हो रही है, वैल्यूएशन भी ठीक ले रही है और सेफ्टी भी है फ्यूचर की। प्राइवेट बैंक में, हालांकि अब प्राइवेट बैंक में भी सेफ है, लेकिन क्या होता है सरकारी बैंक में कंसेशनल रेट भी रहे, इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंसेशनल होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा वो भी रहता है। तो ये जो मेन चीज़ें ये है। और इसमें सर क्या कहते हैं प्राइवेट और सरकारी में कुछ हिडन चार्जेस को लेके, प्रोसेसिंग फीस को लेके, प्री लोन क्लोजर को लेके, इनमें भी कुछ आरबीआई के कुछ सेम नॉर्म्स है सबके लिए, या इसमें कोई वेरिएशन चलता है? देखिए इसमें प्रोसेसिंग फीस का अपना अपना नॉर्म है, हर एक बैंक का अपना अपना नॉर्म है। वैल्यूएशन और लीगल रिपोर्ट के भी हर एक बैंक का अपने अपने नॉर्म्स है। जो एक्चुअल खाते हैं वो बैंक उसी के हिसाब से लेता है। बाकी रहा रीपेमेंट में आरबीआई के सीधे नॉर्म्स है कि ये होम लोन में प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं होती। कितने साल? इतने साल का भी नहीं है। मतलब मैंने आज लोन लिया, मैं अगले साल पे कर दूं? आप 4 दिन बाद पे कर दोगे तो भी नहीं लगेगा। और सर ये एक मतलब अगेन बड़ी क्रूर भाषा में मैं आपसे बात करता हूँ, सादी भाषा में, कि मतलब लोग बोलते हैं कि सर अगर आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, ठीक है, तो पहले 3 साल तो आप जो ईएमआई दोगे उसमें 80% आपका इंटरेस्ट ही कटेगा, सिर्फ 20% ही कैपिटल कटेगा। ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है बात। और ये सारे बैंक्स के साथ सेम होता है या किसी अलग अलग बैंक का अलग अलग आपका रेशियो रहता है, आपका कैपिटल और उसका डेट का? ये सभी बैंकों का सेम सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। ये जो आपका कैलकुलेशन होती है ये मल्टीबुक से होती है, यानी एक ही सिस्टम है, सबका एक ही वो बना हुआ है। जो कैलकुलेशन होती है एक ही तरह की बनती है। आप अगर आप किसी की ईएमआई का चार्ट देखेंगे तो कैलकुलेशन उसी में सब सेम आती है, सभी बैंकों के लिए सेम ही आएगी। तो कहने का मतलब है सर कि चाहे मैं एचडीएफसी से लोन लूं या चाहे मैं एसबीआई से लोन लूं, प्री पेमेंट क्लॉज मेरा दोनों बैंकों में नहीं लगेगा, ठीक है, ईएमआई कैलकुलेशन मेरी दोनों बैंकों में सेम तरीके से होगी, प्रोसेसिंग फीस का बस फर्क हो सकता है। प्रोसेसिंग फीस का भी होगा, मॉडल का फर्क होगा, वैल्यूएशन। और थोड़ा सा सर ऐसा भी होता है कि प्राइवेट बैंक थोड़ा सा आपको ज्यादा लेवरेज दे देते हैं, आपको ज़्यादा घर बैठे सर्विस दे देते हैं कंपेयर टू सरकारी बैंक। जैसे पहले मतलब एटलीस्ट आज से 10-15-20 साल पहले तो यही थॉट था कि भाई मेरे को अगर एसबीआई से लोन लेना है तो मुझे बैंक में जाके लाइन में लगना पड़ेगा और मेरे को ना वो एक जिसे कहते हैं ना घर बैठे सर्विस नहीं मिलेगी। क्या अब वो चीज़ चेंज हुई है? सर अब बहुत बदल गया है। अब सरकारी बैंक वैसे बैंक नहीं रहेगी। आप चाहे एसबीआई में जाओ, किसी भी सरकारी बैंक में जाओ, आपको वो फैसिलिटी मिलेगी जो पहले प्राइवेट बैंक देते थे। हालांकि आज की डेट में अगर देखोगे तो आपको सरकारी बैंक बहुत अच्छी फैसिलिटी देंगे उनके मुकाबले। ओके बट तब भी सर अगर मैं देखूं जितना हमारा पोर्टफोलियो एचडीएफसी का है फॉर एग्जांपल लोन्स का, और तो किसी बैंक का नहीं है, और उनका होम लोन डिपार्टमेंट काफ़ी अग्रेसिव है अगर आप देखोगे। और बट स्टिल तब भी सर मतलब एक इसमें रिलेटेड क्वेश्चन और आता है मेरे दिमाग में कि मतलब ना वाई डू पीपल प्रेफर टू टेक लोन फ्रॉम एसबीआई? ऐसा क्या रीजन है? अगर भैया सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी सेम है, प्री पेमेंट क्लॉज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एसबीआई की का ठप्पा किसी प्रॉपर्टी से लगने से लोगों का विश्वास क्यों बढ़ जाता है? सर नेचुरली एसबीआई का एक, देखो मैंने आपको पहले बताया था कि एसबीआई एक सरकारी बैंक है, रेपुटेशन है। दूसरा इसका जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ कि जो अगर आपने कोई लीगलिटी चेक करवानी है एसबीआई से, तो जो एसबीआई चेक करेगा वो कोई दूसरा बैंक नहीं चेक कर सकता। एसबीआई किसी भी पॉइंट पे आप वो नहीं करेगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। दूसरा बैंक फिर भी कर देगा, आपको अलॉटमेंट लेटर नहीं है दूसरा बैंक उसके बिना भी कर देगा, लेकिन एसबीआई के लिए वो ज़रूरी है। कुछ लोग तो इतने ऐसे भी आते थे, मेरे एसबीआई में था तब भी आते थे, वो सिर्फ अपनी लीगल चेक करवाने आते थे जी एसबीआई से लीगल हमारी चेक हो गई तो हमारा हम सेफ हो। तो ये फ़र्क है इसमें, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं है। बाकी मतलब एसबीआई से मेरा भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि एसबीआई वाले मतलब ना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक बिल्कुल 1% भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बाकी बैंक्स को तो चलो अपना बिजनेस भी चलाना है तो वो कुछ चीज़ों को इग्नोर भी कर देते होंगे। बट सर जैसे एक क्वेश्चन है मेरा, आज मान लीजिए सर कि मैंने एक प्रॉपर्टी ली, मान लीजिए मैंने गुरप्रीत से प्रॉपर्टी ली, ठीक है। गुरप्रीत ने जब ओरिजिनल घर लिया था तो ड्यूरिंग द कोर्स की उसका ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर गुम गया, ठीक है। आज तो इसने चलो अखबार में आज निकाल के जो मेरी बैंक की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दी, ठीक है। कल को मैंने गुरप्रीत से प्रॉपर्टी खरीद ली, कल को मैं जब वो प्रॉपर्टी को बेचने जाऊंगा तो जो पुरानी डेफिशिएंसी कुछ पेपर वर्क में रह जाती है वो कई बार आगे की आदमी को परेशान कर सकते हैं। सर कैसे परेशान करी? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च कर दी, पेपर में दे दिया, फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, तो आगे भी तो वही चले ना, उसकी कॉपी तो लगेगी ना आगे। और नहीं, अब जैसे आप कह रहे हो कि कई बार बैंक को चीज़ों को मान लो एफआईआर के बिना ही बैंक ने लोन दे दिया,
कई बार ऐसा भी होता है ना कि बैंक कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है कि भैया चलो एक आधी पेमेंट रिसीव नहीं है, कोई बात नहीं, या एक आधी ये चीज़ मिसिंग है, तो उस केस में मतलब कई बार कोई डेफिशिएंट पेपर वर्क होने की वजह से क्या मतलब आगे प्रॉपर्टी में मतलब लोगों को दिक्कतें मतलब आपके आपके अपने एक्सपीरियंस में कोई मेरे को 2-3 आप एग्जांपल बताएंगे जहां पे कि लोगों को प्रॉपर्टी लेने में, आज मैंने प्रॉपर्टी ले ली, कल मैं बेचने गया तो मुझे कुछ एक सरप्राइज बात पता चली, या मेरे को वो क्या चीज़ें हैं जिनका मुझे टेक्निकली ध्यान रखना चाहिए? सर वही उसी पॉइंट पर पहले आ रहा था, पहले भी कहा था कि अगर मैं एसपीआई में चेक करवाता हूँ, सपोज आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं है, स्टेट बैंक नहीं करता है अलॉटमेंट लेटर के बिना, ठीक है, आप एचडीएफसी को छोड़ देते हैं, कोई दूसरा प्राइवेट बैंक ले लेते हैं जो कहता है जी अलॉटमेंट लेटर नहीं है, चलो हम कर देते हैं, ठीक है, उसने तो कर लिया, आपका काम तो हो गया, ठीक है। कल को आप बेचने जाओगे, सपोज करो कहीं बेचने जाते हो और वो कहीं दूसरे सरकारी बैंक से लोन देता है, वो कहता है अलॉटमेंट लेटर लगा, आप तो फंस गए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एसबीआई से लोगे तो एसबीआई में सारी चीज़ें आपकी एक ही बार में चेक हो जाएंगी, आप फ्री रहोगे, आपको यानी टेंशन फ्री रहोगे, ये चीज़ है और कुछ नहीं। और कोई रीज़न नहीं है ओके। एसबीआई से इसीलिए शायद लोग प्रेफर करते हैं। बाकी इंटरेस्ट रेट तो आप कह रहे हो ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता वो सेम ही है, सेम हो। और सर्विस वगैरह भी अब बैंक वाले अब तो बहुत अच्छी सर्विस हो गई अगर आप देखो, ऑफ कोर्स सबको खैर अब तो वैसे बहुत अच्छी। अच्छा एक चीज़ और सर, मतलब मैंने इसमें जो सुनी है, एक चीज़ रिसेंटली मुझे किसी ने प्रपोज करी थी कि सर ये एक चीज़ होती है लोन कवर टर्म अश्योरेंस प्लान। यस सर, यस। क्या ये क्या चीज़ होती है और क्या ये हमें लेनी चाहिए? देखिए ये लोन ये होता है टर्म लोन के ऊपर टर्म इंश्योरेंस होता है। उसमें क्या होता है, आपके लोन का इंश्योरेंस होता है, 2 तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक आपकी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का है, तो आरबीआई नोन्स के आगे रोक कराई लेते वो सब करवाना ही कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। इस केस में क्या होता है कि आपका लोन का आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कल को मिस हैपनिंग होती है, भगवान ना करे कुछ होता है, तो जो लोन का पोर्शन होता है वो सारी इंश्योरेंस कंपनी देती है, आपको नहीं देना पड़ता। तो फ्यूचर की सेफ्टी के लिए ये करवा लेना चाहिए, लाइक टर्म लाइफ, जैसे आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है उसी तरीके से ये करवा ले उसका। अच्छा सर एक चीज़ और जो आजकल मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त रियल एस्टेट वाले काफ़ी यूज़ करने लगे हैं, लैप गाइस होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपकी कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसपे कोई मॉर्गेज नहीं है, जिसका टाइटल क्लियर है, तो उस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी लोग लोन ले लेते हैं, बिकॉज उस लोन में शायद जो इंटरेस्ट रेट होता है वो एक आपके पर्सनल लोन से कम मिलता है आपको। तो लैप का सर पूरा कॉन्सेप्ट हमें समझाएंगे? देखिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वो होता है जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपके पास है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपके पास है उसके लिए, उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हो, उसको लैप बोलते हैं। राइट। जैसे होम लोन तो हो गए, परचेज करने के लिए प्रॉपर्टी लेनी है, रजिस्ट्री होगी तो बाद में होगी, उसमें ऑलरेडी आपके पास पड़ी है प्रॉपर्टी, आपको एकदम से जरूरत पड़ गया तो लैप के लिए आपने लीजिए। उस लैप लोन में आपको आइडेंटिफाई नहीं करना कि आप किस पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हो, सब्जेक्ट टू कि स्पेकुलेशन ना हो उसमें कोई एक, ठीक है ना, उसके लिए छोड़ दी। तो उसको उसमें बैंक क्या करता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपके पास है, उसके अगेंस्ट लोन देना है, तो उसमें बैंक एक तो उसका लोन का इंटाइटलमेंट कम मिलता है, यानी 50 से 60% तक प्रॉपर्टी की वैल्यू कम मिलता है। उसका टेन्योर भी जो है 7 साल से लेके 15 साल तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसका होम लोन के कंपैरिजन में ज़्यादा, कितना ज़्यादा होगा, यानी ये लगा के चलो कि 9.5% से लेके डिपेंड करता है वही सिविल वगैरह के ऊपर। सर मान लो होम लोन हो गया मेरा 8.25, 35, 8, 40, ठीक है, लैप मेरा हो गया 9.5%, और अगर मैं बात करता हूँ सर पीएल की, पर्सनल लोन में एक सैलरी और एक बिजनेस बैंक का क्या कहाँ तक रेंज आता है? देखिए वो डिपेंड करता है आपकी इनकम के हिसाब से चलता है, इनकम के हिसाब से चलेगा, उसमें जो रेंज करता है आपकी एलिजिबिलिटी वहीं आ जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या आता है, सिविल आपकी कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% भी चला जाएगा, बैंक करेगा ही नहीं, एनबीएफसी से करवाना पड़ेगा। अगर आप मेन प्रेफरेंस बैंक जो देता है ना सैलरीड पर्सन को देता है, और उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो डिपेंड करता है 11%, 10% से ऊपर जाता है पर्सनल। तो अब आपने 2 चीज़ें और छेड़ दी सर, जो मैं आपसे पूछने वाला था, मैं एक एक करके वो चीज़ें भी क्लियर कर लेता हूँ कि एक तो सर आपका एनबीएफसी, जैसे फॉर एनी रीज़न मेरा सैलरी, मतलब मान लो मेरी वर्क प्रोफाइल उतनी गवर्नमेंट की नज़र में उतनी हैंडसम नहीं है, या मेरा सिविल ख़राब है, या मतलब ना मेरा मैं बिजनेसमैन हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे को मतलब ना अब सरकारी बैंक से लोन नहीं मिल रहा, तो मेरे को एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। तो एनबीएफसी जैसे आपका इंडिया बुल्स हो गया, जैसे आपका शेला फाइनेंस हो गया, कलेक्टी हो गया, बहुत सारे हैं। तो ये एनबीएफसी के बारे में सर आप थोड़ा सा अगर हमें बताएं कि एनबीएफसी से डील करने में मतलब ना
क्या इसमें लीगैलिटी में कोई डिफरेंस है या क्या चैलेंज है, या ये नॉर्मल बैंक से होम लोन लेने से कैसे डिफरेंट होता है? देखिए नॉर्मल बैंक के ऊपर ना रेगुलेशन होता है आरबीआई, जो दूसरे बैंक है इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है आरबीआई का। इनके टर्म एंड कंडीशन अपने, नॉर्म्स अपने बने हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका अपना है, प्रोसेसिंग फीस इनकी अपनी है। जो एक बैंक अगर एसबीआई लें या कोई बैंक लें वो नॉर्मल चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फीस, 10,000 ले लेंगे, 15,000 ले लेंगे। ये लोन अमाउंट का 1% तक जाते हैं। अगर आपने 1 करोड़ ले लिया तो 1 लाख रुपए उसमें से प्रोसेसिंग फीस ले लेंगे। फिर इनके लिए कई कंपल्सन है, मुझे आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, वो भी हो गया। तो यानी ये है कि आपके जो डेफिशिएंसी है ना उसका ये फ़ायदा उठाते हैं। कहने का मतलब ये है लोन मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट टर्म एंड कंडीशन उन्हीं पे भी। कितना फर्क होता है सर इंटरेस्ट रेट में? इंटरेस्ट रेट में काफ़ी फर्क होता है सर, डिपेंड करता है आपकी सिविल के ऊपर, आपकी डेफिशिएंसी कितनी है। नहीं, जैसे मान लो मैं 10 साल से नौकरी कर रहा था, अभी कोविड में मेरी जॉब चली गई, ठीक है, 6-8 महीने का मेरा गैप आ गया जॉब का, ठीक है, अब मेरी दोबारा जॉब लग गई, लेकिन भाई सरकारी बैंक बोल रहे हैं सर आप 2 साल नौकरी कर लो, आपका थोड़ा एक बार 2 साल का रिटर्न ठीक हो जाए, मैं आपको तब लोन देता हूँ। लेकिन अगर मेरे को आज ही लोन चाहिए, मैं आज एनबीएफसी के पास गया, तो ये नॉर्मल सैलरीड बंदे के मतलब ना इंटरेस्ट में, जैसे कुछ प्रॉपर्टी है जो बैंक लोन ही नहीं करते। हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लॉट्स हैं, बिल्कुल। प्लॉट्स में मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक का लोन होता है, लेकिन कई बार आदमी को ज्यादा भी लोन चाहिए होता है, तो वो ये लोग कर देते हैं। तो एक मोटा मोटा कितना 2%, 2.5% का फर्क, ज़्यादा फर्क पड़ता है इसमें, ज्यादा फर्क ज़्यादा बस देखिए वो 8.5% पड़ रहा है, वो जाके आपको 9.5, 10 भी पड़ सकता है, 12 भी पड़ सकता है, डिपेंड करता है आपकी एफिशिएंसी कितनी है। ओके, मतलब मिनिमम आप कह रहे हो 1.5 से 9% का फर्क, मिनिमम तो फर्क पड़ेगा। और वही उनकी कमाई है, वही उनकी एक्स्ट्रा। उनकी कमाई ये प्रोसेसिंग फीस उनकी कमाई है, ये वाली है उनकी कमाई हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी कमाई हो गई, ये सारी चीज़ें कमाई है। राइट। एक चीज और सर, जो कई बार ना लोग एक चेकलिस्ट है जो मेरे से कई लोग पूछते हैं, मैं नहीं पूरा उसका जवाब दे पाता, तो आई थॉट मैं आपसे पूछूं सर। मान लीजिए कि मैंने एक लोन लिया था 15 साल का, मैंने उसे 10 साल 12 साल कितने भी टाइम में मैंने वो लोन क्लोज कर दिया, ठीक है। जब मैं कोई लोन क्लोज करता हूँ, ठीक है, उससे पहले तो मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक के पास रहते हैं। तो जब मैं कोई लोन क्लोज करता हूँ तो मेरे को एक एनओसी से लेके क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो मेरे को इंश्योर करना चाहिए कि मेरे को बैंक से मिल जाए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इससे सबसे पहले ये है कि जब आपने लोन लिया था ना, उस टाइम जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो ना, उसके एक्नॉलेजमेंट मिलती है जिसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके। आपको जब भी लोन लोगे, लोन लेने के बाद आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे बैंक में, किसी भी बैंक में, तो उससे एलओडी ले लो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए सबके मेंशन दें, ठीक है। जब आपका लोन क्लोज हो गया, लोन क्लोज होने के बाद आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, आपने वही पेपर सबमिट किए, उसी लोन एलओडी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बेस पे बैंक से वही सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए वो अपने वापस ले लीजिए। ये है। और उसके अलावा कुछ और, जैसे उसके आगे एनओसी? वो तो नेचुरली बैंक देगा ही तभी जब वो एनओसी हो जाएगा, जब उसका लोन क्लोज हो जाएगा। जी, क्लोज होने के बाद ही देगा ना, नोटिस सर्टिफिकेट बैंक देगा। तो बेसिकली क्या है सर, जैसे मैं रजिस्ट्री कराता हूँ, उसको कन्वेंस डीड बोलते हैं, कन्वेंस डीड की ओरिजिनल कॉपी भी बैंक के पास रहती है, तो बेसिकली मेरी ओरिजिनल कन्वेंस डीड की कॉपी मेरे पास आ जाएगी अगर मैं और मेरे ओरिजिनल जितने भी डॉक्यूमेंट है, उससे पहले सर सारे डॉक्यूमेंट बैंक के पास रहते हैं, मेरे पास सिर्फ फोटो कॉपीज रहती है। बिल्कुल रहेगा सर, सारे बैंक डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक रखेगा अपने पास, उसके सारे के सारे, सारे। चाहे अलॉटमेंट लेटर, पेमेंट रिसीट्स, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, और भी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें बैंक अपने पास ही रखी। जिसको बोलते हैं चेन ऑफ द प्रॉपर्टी, पूरी चेन, प्रॉपर्टी की पूरी चेन बैंक अपने पास रखेगा। उसके बदले में आपको एक्नॉलेजमेंट दे रहा है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जब आपका लोन क्लोज हो गया, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पे अपने डॉक्यूमेंट आप आपने दिए थे वो सारे के सारे अपने वापस लिए। राइट। और सर एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, सिबिल, मतलब ना सिबिल स्कोर, मतलब ना मेरा सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए मिनिमम अगर मेरे को लोन लेना है? मेरा सिबिल स्कोर अगर कम है, क्या कहते हैं ना, मेरे को क्या कहते हैं, मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, और मतलब ना, और उससे मैं अपनी लोन एलिजिबिलिटी कैसे चेक कर सकता हूँ? देखिए सिविल स्कोर होता है क्रेडिट, जो आपने क्रेडिट आपने यूज़ किया ना, जो आपकी ट्रांजेक्शन है, जो क्रेडिटेबल लोन की, कितने लोन ले रखे हैं, जिसमें लोन भी आ गया, आपका एक क्रेडिट कार्ड होता है उसका भी आ गया, जो इसके अंदर इरेगुलरिटी है उससे सिविल स्कोर कम हो जाता है। मेन चीज़ ही आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी, आपने टाइम पेमेंट की इंस्टॉलमेंट डिले हो गई, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी टाइम से, तो वो आपके सिविल स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है। मान लो मैंने कभी अगर लाइफ में कभी लोन ही नहीं लिया तो मेरा सिविल स्कोर कम, अगर बिल्कुल ही नहीं लिया तो माइनस में चला जाता है। वो भी कुछ बैंक उसको ठीक समझते हैं, लेकिन वो भी ठीक नहीं माना जाता क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है ही नहीं, कुछ ही नहीं करे।
अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री होना भी जरूरी होना भी जरूरी है, थोड़े होने चाहिए। ओके, चाहे वो कार लोन ही हो, कार तो हाँ, आपने कार लोन 1 साल का कोई भी कार कोई भी लोन ले लिया आपने, टाइम से पे कर दिया, तो आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी जो है क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। मिनिमम सर क्या बैंक मानते हैं? 750 स्कोर मानते नहीं, ऐसा नहीं है, 750 स्कोर अच्छा माना जाता है, 750 प्लस जो होता है वो अच्छा माना जाता है। बाकी ये नहीं कि 750 से कम में तो बैंक लोन नहीं देगा, तब भी बैंक लोन दे देता है, ऐसी बात नहीं है सर। डिपेंड करता है कि आपकी रेगुलेटरी कैसी है। और सिबिल स्कोर सर मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ? वो जो भी रेगुलेटरी है उसको दूर कर लो, जो भी है उसको आप दूर कर लोगे तो उसके बाद सिविल स्कोर अपने आप ठीक हो जाए टाइम दिन के। नहीं, जैसे सर मान लो कि मैंने आज से 5 साल पहले कभी क्रेडिट कार्ड की कुछ पेमेंट्स डिले करी थी, ठीक है, फिर बैंक से वो झगड़ा हुआ, कुछ टाइम मैंने डिले कर दिया, फिर फाइनली अब तो मैं पे कर चुका हूँ, लेकिन बैंक को मैं क्लोज कर चुका हूँ, जो भी मेरा बैंक से सेटलमेंट होना था हो गया। उसके बाद भी मैं कई बार देखता हूँ कि यार मेरा सिविल स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ। तो सिविल स्कोर में आ रहा होगा ना, वो जो आपकी जो रेगुलेटरी अभी भी दिखा रहा होगा सिविल स्कोर में, उसको ठीक करवाना पड़ेगा आपको बैंक से, जिस बैंक से आपने किया। अच्छा, मतलब आपने अगर बैंक के साथ अपना पूरा FNF अगर आपने सेटलमेंट नहीं किया तो बैंक के रिकॉर्ड में वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा रहा है, वही आपका सिविल वो ही सिविल होता और अगर मैंने कभी बैंक से वो सेटलमेंट करके क्लोज कर दिया तो मेरा सिविल स्कोर ठीक हो जाए एक्चुअली, या उसके बाद भी थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में? टाइम लगता है, 3 महीने तक का समय लग जाता है, 90 डेज लग जाते हैं। और उसी फार मान लो मेरा सिविल स्कोर कुछ इंप्रूव हुआ और मुझे कुछ इंप्रूव करना है तो मैं कुछ शॉर्ट टर्म का लोन ले लूँ, उसको टाइम पे कर दूँ, तो धीरे धीरे सर 1 साल ओवर कोर्स ऑफ 1 ईयर में अपना सिविल स्कोर इंप्रूव बिल्कुल हो सकता है, 3 महीने के बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने क्लियर कर लिया 3 महीने में भी आपका सिविल स्कोर ठीक हो सकता है। ये तो बैंक ऑप्शन प्रॉपर्टीज होती है सर, कि मैंने एक घर लोन पे लिया SBI से, ठीक है, आज मैं फॉर XYZ मेरी जॉब चली गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, मैं वो लोन नहीं रीपे कर पा रहा, तो वो मेरी प्रॉपर्टी वापस बैंक ऑक्शन, जिसको आई थिंक टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, तो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी कई बार लोग कहते हैं यार कि ना कोई सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है, बैंक की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज सर हमेशा फुल प्रूफ होती है या इनमें कुछ कई बार कुछ हवा भी हो सकती है? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कौन से बैंक की प्रॉपर्टी है। अगर सपोज NBFC की प्रॉपर्टी है तो उसमें तो कुछ हो भी सकता है, कमी भी हो सकती है। अगर अच्छे बैंक की प्रॉपर्टी है तो अच्छे बैंक की प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब बैंक ने देखभाल के लिया होगा, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत आने के चांसेस नहीं है, कम होते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो जो बैंक ऑक्शन कर रहा है उसी बैंक से ही उस प्रॉपर्टी पे लोन लिया जाए। उसका कारण क्या है कि लीगल उसकी पहले भी हो रखी है, दोबारा बैंक करवा सकता है, सारे पेपर प्रॉपर्टी के उसी बैंक के पास हैं, आप लिए दिक्कत नहीं हो। नहीं, लेकिन सर मान लो बैंक ने अगर वो प्रॉपर्टी ओवरटेक करी है तो मुझे कैसे पता कि उस पर कोई पुराना नो ड्यूज नहीं है? मुझे कैसे पता कि उस प्रॉपर्टी पे किसी और का कब्जा तो नहीं है? मुझे कैसे पता कि उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पेड है, उसका मेंटेनेंस पेड है, उसमें कितनी कार पार्किंग है? ये सारी मतलब ये बैंक के कुछ ऑप्शन वाली मैंने सुना कंपनीज होती हैं जो ऐसी यूनिट्स को अंडरराइट कर लेती हैं, फिर वही कंपनीज बेचती हैं बैंक के साथ मिलके, कैसे मतलब? ऐसा कुछ है नहीं, बाकी होगा ये, इसका इतना हमें वो नहीं है। हम तो ये लेके चलते हैं कि जो बैंक ऑक्शन कर रहा है, आप ट्राई करो कि अगर आपने वो ऑक्शन प्रॉपर्टी ली है तो उसी बैंक से लोन दिया जाए। उसका रीज़न क्या होता है कि उसके पास सारी प्रॉपर्टी के पेपर हैं, टाइम टू टाइम उसने लीगल भी कराई होगी, वैल्यूएशन भी कराई होगी, और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स उसको लेने हैं, बैंक को पता है कौन से डॉक्यूमेंट्स और लेने हैं, राइट, तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। और अगर वो बैंक नहीं करता तो फिर आप दूसरे बैंक से जा सकते हो, वहाँ पे आप पेपर दिखा सकते हो, लीगल निकलवा सकते हैं, वो लीगल बता देगा, ठीक है तो कर ले सकते। ओके। सो गाइज, मेरे लिए तो आज का सेशन काफ़ी एजुकेटिव रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी सेम ही फीलिंग होगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो शायद मेरी तरफ से रह गए हों तो जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मैं पावा जी को भेजूंगा, एंड पावा जी विल बी होपफुली एबल टू आंसर ऑल आवर क्वेरीज। बस सर जाने से पहले 1-2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप मतलब गुड़गांव में रेजिडेंशियल में आप किस प्राइस पॉइंट से किस प्राइस पॉइंट तक के आप मतलब लोन कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर एरिया में आपका मतलब फंक्शन ज़्यादा है, और कोई आपको मतलब ना कांटेक्ट के लिए तो चलो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर भी डाल दूंगा, बट मतलब अगर किसी को लोन लेना है किसी भी टाइप का तो किस किस टाइप की सर्विसेज के लिए वो आपके पास आ सकता है? देखिए, हमारे साथ अगर होम लोन लेना है तो हम लोग NCR का हम सारा कर रहे हैं, जिसमें गुड़गांव बेसिकली हमारा गुड़गांव मेन पार्ट है, दिल्ली का भी है, नोएडा का भी है, फरीदाबाद का भी है, ये सारा पार्ट जो कर रहे हैं NCR में करें। बाकी इसके अलावा हम बिज़नेस लोन, जैसे मैंने पहले बताया, बिज़नेस लोन भी हम कर रहे हैं, किसी को बिज़नेस लोन की ज़रूरत होती है वो भी हम करते हैं, पर्सनल लोन भी हम थोड़ा बहुत करते हैं, और लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन भी हम करते हैं।
हमारा बेसिकली कोई वो नहीं है, जो साइज़ है आपको पता है गुड़गांव में तो 1 करोड़ से नीचे है ही नहीं, 1+ का ही है, तो हम वही लोन ले करते हैं। बाकी और काफी अफोर्डेबल वाले में अफोर्डेबल वाले में दिक्कत आती है, अफोर्डेबल बैंक करता नहीं, कोई टाइम लिंक वाला होता है थोड़ा सा, जो अप्रूव हो जाता है वो जरूर हो जाता है। जी सर, एक क्वेश्चन मेरा, आई थिंक आपने बताया था 80% तक लोन होता है, बट मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट की मैंडेट है PMAY के अंडर, जो आपका 45 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी में 90% लोन हो सकता है, या 30 से नीचे होता है, मेरे ख्याल से वो फिगर 45 नहीं होगी इसमें? नहीं 30 या 90% होता है 30 लाख। अच्छा, अभी भी वो 30 लाख तक की ही प्रॉपर्टी में वो आपका एप्लीकेबल है। सो गाइज, दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर सुनील पावा। आई होप आप सब लोगों ने भी काफ़ी कुछ मेरी तरह सीखा होगा। इसी तरीके से गाइज मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट करूँ जो कि मेरे से कुछ ज़्यादा जानते हैं, जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, मेरी ऑडियंस कुछ सीख सकती है। तो इसी एंडेवर में मैंने आज पावर जी को बुलाया था। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। इसी तरीके से गाइज, जैसे आप लोग हमें पहले सपोर्ट करते रहे हैं, आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। I'll see you guys again very soon. Bye for now.